Okay, good morning, good afternoon, good evening, everybody. Till now, what we have seen in income tax. So, 5 ingredients of tax. Income Tax Act 1961, total 298 sections are there and 14 schedules are there. Each and every act contains section, subsection, clause, subclause, and each and every section, subsection, clause must be having the, you can say, that can be bifurcated into, or it can be added with the proviso and explanation. What do you mean by proviso? That is nothing but the exception to the main section. और explanation क्या है? जो फर्दर प्रोविजन को क्लैरिफाई करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फिनांस एक्ट. हमें जो फिनांस एक्ट एप्लीकेबल है फॉर आर असेसमेंट ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर, दैट इज फिनांस एक्ट 2023. उसका पार्ट 1 क्या होगा? टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 23-24. पार्ट 2 क्या होगा? टीडीएस रेट्स फॉर फिनेंशियल ईयर 23-24. एंड पार्ट 3 क्या होगा? Tax rate for assessment year 24-25, which is applicable to us right now. Okay, or TDS in respect of salary. और पार्ट 4 में नेट एग्रीकल्चर इनकम के रूल्स हो गए. नेक्स्ट, इनकम टैक्स रूल्स 1962. सीबीडीटी को पावर दिया है इनकम टैक्स की सेक्शन 295 में टू फ्रेम द रूल्स, और वो पावर यूज करके सीबीडीटी ने रूल्स फ्रेम किए, इनकम टैक्स रूल्स. सर्कुलर नोटिफिकेशन 119 में पावर दिया है. ओके, दैट will further clarify the scope of the provision or meaning of the various provisions of the act, and case studies, various case studies of the High Court, Supreme Court, etc. Okay, so these are the 5 ingredients of the income tax law. Then after हमने क्या देखा था? तो ये steps you very well know, no need to repeat this. Okay, रेसिडेंशियल स्टेटस से डिटरमाइन करने के बाद 5 हेड्स, टोटल इनकम, डिडक्शन लेने के बाद टैक्स कंप्यूट करोगे आप, रिबेट, टीडीएस, रिबेट माइनस करोगे, फिर टैक्स पेबल, उसमें से टीडीएस, एडवांस टैक्स, वो सब माइनस कर देंगे. फाइनली आपका टैक्स लायबिलिटी या टैक्स रिफंड आ जाएगा. ओके, डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर दैट वी हैव सीन. ओके, असेसमेंट ईयर इज अ ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April to 31st March. Assessment is a year in which income is assessed. Okay, or previous year is the year, financial year, or that is the year in which income is earned. Okay, exception. अभी देखिए, नॉर्मल जनरल रूल हमारा क्या है? इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर विल बी एसेस्ड टू टैक्स इन सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर. बट ये एक्सेप्शन में क्या होगा? सेम टू सेम जनरली, मतलब वो सक्सीडिंग नहीं होगा, असेसमेंट ईयर सक्सीडिंग नहीं होगा. 172 इनकम ऑफ शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, हमने डिटेल में देखा था इसको. ठीक है, इसका लॉजिक के साथ मैंने आपको समझाया हुआ है. 174 पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली. 174 है बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. 175 अगर कोई पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है टू अवॉइड द टैक्स. और लास्ट में डिसकंटिन्यूड बिजनेस. फर्स्ट 4 पॉइंट ऐसे हैं, फर्स्ट 4 पॉइंट जो क्या है? मैंडेटरी नेचर. और ये जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है? डिस्क्रिशनरी, एट दी डिस्क्रिशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर. फिर पर्सन देखा था. अगर मैं पर्सन की बात करूं, ओके, तो पर्सन में इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, उसमें एलएलपी भी आ जाएगा. यस, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी, इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, एनएजेपीस. और हमने एससीसी की भी डेफिनेशन देखी थी. एससीसी में क्या क्या कवर होता है? पहले तो पर्सन जो जिसका एनी टैक्स और एनी अदर सम ड्यू अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, या तो ड्यूज है कुछ भी, या प्रोसीडिंग है, या फिर प्रोसीडिंग किसकी रिलेटेड होगी? उसकी इनकम, किसी और की इनकम उसमें क्लब हो रही है तो उसकी इनकम, या लॉस सस्टेन्ड बाय सच पर्सन और अदर पर्सन एंड रिफंड ड्यू टू हिम और सच अदर पर्सन. इसके रिलेटेड कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई हैं तो एसएससी है. फिर एसएससी डीम्ड रिप्रेजेंटेटिव, डिफॉल्ट एसएससी. मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, क्या एवरी एसएससी इज अ पर्सन, बट एवरी पर्सन नीड नॉट टू बी द एसएससी, और एल्स every person is an SSC, but every SSC need not to be the person. Which sentence is the correct?
अभी कोई भी एसएससी होगा, पर्सन तो होगा कि नहीं होगा? पर्सन में सब कुछ आ जाएगा, बट जो पर्सन है उसको, मतलब ये एसएससी वर्ड है, स्मॉलर देन पर्सन है। एसएससी है तो वो पर्सन तो होगा ही होगा, बट पर्सन है तो जरूरी नहीं है कि वो एसएससी भी हो। सो एवरी एसएससी इज अ पर्सन, बट एवरी पर्सन नीड नॉट टू बी द एसएससी। वो पर्सन हो सकता है बट एसएससी नहीं हो सकता, बट अगर एसएससी है तो पर्सन तो होगा ही होगा। नेक्स्ट, फिर हमने देखी थी डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट, राउंडिंग ऑफ इनकम इनटू 10 रुपीज, राउंडिंग ऑफ टैक्सेस इनटू 10 रुपीज, सेक्शन 288A 288B, rates that we have seen in last lecture itself. Okay, rates of tax for individual HUF, AOP, BOI and AJPs. Okay, AOP, BOI and AJPs. Just a minute. So tax rate for assessment year 24-25, previous year 23-24. अभी देखिए, मैंने आपको बोला था इंटरचेंज हो गया है अभी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर। पहले जो ऑप्शनल था वो डिफॉल्ट हो गया और जो नॉर्मल था वो ऑप्शनल हो गया। तो यहां पे आपके पास दो चॉइस है। सबसे पहला है 115 BAC, जो कि है आपका डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। इसको आपको क्लेम करने के लिए, मतलब ये कंसेशनल रेट है, तो आपको कई सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। आपके कई सारे डिडक्शन, एग्जेम्पशंस जो है वो मिलने वाले नहीं है। तो ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम क्या है? सबसे पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से लेके ओवर 3 लाख टू 6 लाख 5%। अब यहाँ पे 3-3-3 का कॉम्बो है, ठीक है। 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, more than 15, सिंपल। तो 3 to 6 5%, 6 to 9 10%, 9 to 12 15, 12 to 15 20, और सीधा जंप हो जाएंगे ओवर एंड अबव 15 30%। 25 का स्लैब हटा दिया। इज दैट क्लियर? यहां पे मैंने लिखा है ओवर, इसका मतलब 3 लाख 1 रुपी से लेके 6 लाख, 6 लाख 1 रुपी से लेके 9 लाख। ओवर 15 लाख मतलब 15 लाख से जितना ज्यादा है उस पे टैक्स लगेगा 30%। इसके हमने प्रैक्टिकल 1-2 एग्जाम्पल भी किए थे लास्ट लेक्चर में। इतना क्लियर है? और दूसरा टैक्स रेजिम है रेगुलर, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शनल। क्यों? क्योंकि आपको वो ऑप्शनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आपको वो क्लेम करना है तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। तो अगर आप इंडिविजुअल हो, HUF, AOP, BOI, AJPs बिलो एज 16 ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, आपको डिफॉल्ट ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, शिफ्ट आउट करना पड़ेगा। तो आपका नॉर्मल टैक्स हो जाएगा, जो कि था पहले भी सेम टू सेम, 250, 250 to 5%, 5 लाख टू 10%, 20%, एंड 10 लाख से ज्यादा 30%। इज दैट क्लियर? तो ये दो ऑप्शन है आपके पास। एक और बात समझ लेना, अगर ये सीनियर सिटीजन वाला जो भी बेनिफिट है वो सिर्फ किसको मिलने वाला है अगर आप ऑप्ट आउट करते हो तो, वरना यहां तो ये कंसेशनल ही है। ओके, तो अगर आपने ऑप्ट आउट किया है और आप सीनियर सिटीजन हो तो फिर अप टू 3 लाख नो टैक्स, 3 to 5, 5 to 10, मोर देन 10। और अगर आप 80 और मोर वेरी सीनियर सिटीजन, ओके, तो यहां पे क्या होगा? अप टू 5 लाख नो टैक्स, 5 to 10, 20, एंड मोर देन 10, 30। तो इतना तो हमने समझ लिया था। तो दिस इज अ स्मॉल रिकेप व्हाट वी हैव डन अर्लियर। ओके, तो यहां पे आपके पास दो चॉइस है, 115 BAC जो कि है आपका डिफॉल्ट टैक्स रेजिम जिसमें आप टैक्स कैलकुलेट करोगे, और ऑप्शनल अगर आपने शिफ्ट आउट किया है तो क्या होगा। तो दिस इज हाउ 115 BAC को क्लेम करने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। अभी फिलहाल मैंने यहां पे लिस्ट आउट तो किया हुआ है, बट अभी क्या ये बेसिक चैप्टर है, तो ये सब आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने पहले नहीं किया है तो, ठीक है। तो ये कितने कंसेशन एग्जेम्पशन मिल रहे हैं वो रिस्पेक्टिव हेड में देखेंगे। तो जब आप सारे हेड्स खत्म कर लोगे तब जाके आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 115 BAC अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो क्या क्या सैक्रिफाइसेस आप करने वाले हो।
और फिर हम क्या करेंगे, जब हम लास्ट चैप्टर करेंगे टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, तब हम क्या करेंगे, दोनों से कंपेयर करेंगे और वहां पे क्या होगा, ये सब बेनिफिट मिल रहे होंगे तो अभी आपके पास चॉइस होगी, ये सब बेनिफिट को फॉरगो करके कंसेशनल रेट पे जाना है या फिर आपको क्या करना है, नॉर्मल प्रोविजन पे आना है। ठीक है, तो जिसमें भी टैक्स कम है आई विल गो फॉर दैट ऑप्शन, बट उसके लिए मैंने आपको पहले भी बोला है आपके पास ये चॉइस तभी रहेगी अगर 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 आप सैलरी मतलब अदर देन बिजनेस नहीं कर रहे हो, मतलब आपकी इनकम पीजीबीपी की इनकम नहीं है, नो बिजनेस नो प्रोफेशन, तो आप एवरी ईयर सिलेक्ट कर सकते हो, एवरी ईयर सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको 115 बीएससी में जाना है कि ऑप्शनल है, और आप ये हर एवरी ईयर यू कैन चेंज, बट अगर आप बिजनेस प्रोफेशन में हो तो फर्स्ट ईयर आप डिसाइड कर लो 115 बीएससी के शिफ्ट आउट, और एक बार आपने शिफ्ट आउट कर दिया तो फिर आप वापस 115 बीएससी में नहीं जा सकते। इज दैट क्लियर? बट अभी फिलहाल ये ऑप्शन पहली बार आ रहा है क्योंकि पहले ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम नहीं था, तो अभी तो करंट ईयर के लिए तो आपको दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। और ये है आपके टैक्स रेट्स जो मैंने यहां पे दिया हुआ है। ओके, अभी ये जो हमने टैक्स रेट देखे हैं दोज आर नॉर्मल टैक्स रेट्स, मतलब स्लैब रेट्स, मतलब स्पेशल रेट की बात नहीं हो रही है। ओके, तो कुछ इनकम पे स्पेशल रेट्स भी आएंगे और वो क्या है वो आगे देखेंगे, वो कॉमन फॉर ऑल पर्सन है, इसलिए मैंने वो सारे पर्सन के टैक्स रेट कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में लिया हुआ है। लाइक विनिंग में 30% आएगा, वो फ्लैट रेट है। ओके, चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। और एक बात समझ लेना, टैक्स पर्सन कोई भी हो, टैक्स कोई भी हो, जब आप फाइनल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे उसमें आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर ही देना है। ठीक है, कंपलसरी। ओके, अभी उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये एक्चुअली हेल्थ एजुकेशन सेस इज डिफरेंट। अगर हम एलएलपी और कंपनी के एलएलपी और फर्म के बारे में टैक्स रेट की बात करें तो उसका टैक्स रेट है फ्लैट 30%। अब देखिए हमने यहां पे क्या देखा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपीस, अभी पर्सन तो बहुत सारे, जिसमें एक पर्सन ये भी है फॉर्म एलएलपी। तो फॉर्म एलएलपी में कैसे टैक्स लगेगा, फॉर्म एलएलपी में टैक्स लगेगा फ्लैट 30%, मतलब इसकी कोई भी इनकम हो फ्लैट 30% टैक्स पे कर दो। फॉर्म 1 लाख अर्न किया 30,000 टैक्स पे कर दो, 10 लाख अर्न किया 3 लाख टैक्स पे, 1 करोड़ अर्न किया 30 लाख टैक्स पे कर दो। इज इट क्लियर? तो यहां पे भारी टैक्स आने वाला है फॉर्म को। हाँ, स्पेशल रेट जो 112, 112A, 111A वुड बी एप्लीकेबल टू, अरे ये तो सभी को एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मतलब अगर लॉन्ग टर्म है तो 20% लगेगा, हाँ नॉर्मल। ओके, अभी कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी को लेके अब देखिए गवर्नमेंट जो है, अगर आप लास्ट 4 to 5 years में कॉर्पोरेट टैक्सेशन, अभी वैसे तो आपको कॉर्पोरेट टैक्सेशन इंटर लेवल पे नहीं आने वाला, ठीक है, पूरा कॉर्पोरेट टैक्सेशन आप जो है वो फाइनल लेवल पे देखने वाले हो, बट बहुत गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है कॉर्पोरेट को, कंपनी को, इसलिए पहले कंपनी में भी 30% टैक्स हुआ करता था, अभी भी है, बट क्योंकि जो स्मॉल कंपनी है जिसका टर्नओवर कम है, उस कंपनी को हम ज्यादा टैक्स चार्ज करना नहीं चाहते, तो उसको कंसेशन दे दिया 25% फ्लैट रेट। फिर कई सारी ऐसी कंपनीज भी है एज आई से गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, तो गवर्नमेंट ने ये प्रमोशन 2019 से शुरू किया था। ओके, और उन्होंने क्या किया, आप ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनीज जो है वो एस्टैब्लिश करें,
या फिर कन्वर्ट करें। ओके, तो अगर आप 31 मार्च 24 से पहले 23 था, फिर एक्सटेंड कर दिया, अभी 31 मार्च 24 है, तो 24 से पहले अगर आप ये कंपनी एस्टैब्लिश करते हो और अगर आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपको 25 ही नहीं, हम आपको देंगे 22% बेनिफिट ऑफ 22%। और अगर आप एक और ऑप्शन ऑप्ट करेंगे 115 BAB, यहां पे है B डबल है। अब देखिए ये 115 B वाला जो है ना BAC, वो इंडिविजुअल एचएफ सभी के लिए, कंपनी के लिए उससे पहले भी आ चुका था, इसलिए B डबल है, BAB और फिर जाके आया BAC। और ये सब क्या है, ऑप्शनल स्कीम। अभी इंडिविजुअल के लिए वो BAC जो था उसको डिफॉल्ट कर दिया, अभी कंपनी में ये डिफॉल्ट नहीं किया हुआ है, कंपनी के लिए आपको ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप कंपनी हो तो आपको यहाँ पे 22 और 15% का भी टैक्स रेट हो सकता है, यहाँ पे गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती। तो पहले नॉर्मल टैक्स क्या है और ये कंसेशनल रेट क्या है डिटेल में समझते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको डिटेल में आने वाला नहीं है, बट क्योंकि आपके मॉड्यूल में यहाँ पे दिया हुआ है तो दैट इज माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। वरना कॉर्पोरेट टैक्सेशन आपको डिटेल में नहीं पूछ सकते, बट अभी देखिए क्योंकि आपके मॉड्यूल में तो कहीं पे एमसीक्यू में भी आ सकता है, नो डाउट टैक्सेशन नहीं आएगा कि कंपनी का ये कैलकुलेट करो, बट यू नेवर नो, दे कैन आस्क। ओके, तो इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, अभी मीनिंग हमने देखा था डोमेस्टिक कंपनी मतलब क्या, और मैंने आपको ये भी समझा था इंडियन कंपनी एंड डोमेस्टिक कंपनी डिफरेंट है। ओके, तो डोमेस्टिक कंपनी वेयर टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट एक्सीड्स इन प्रीवियस ईयर 21-22 does not exceed 400 करोड़। ओके, बाय द वे हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है, 24-25, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 23-24, तो इससे पहले का ईयर कौन सा हुआ, 22-23, तो यहां पे 21-22 क्यों लिखा है। देखिए अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, इसके लिए जनरली क्या बताएंगे, लास्ट ईयर में आपका टर्नओवर क्या, क्योंकि अभी तो ये एप्लीकेबिलिटी किसके ईयर के लिए कर रहे हैं, 23-24 के लिए, तो अभी 23-24 का तो टर्नओवर आया ही नहीं होगा, तो जनरली वो लिमिट चेक करते हैं कि आप स्मॉल हो या लार्ज हो, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टर्नओवर। तो बोले एक काम करो, आपका जो टर्नओवर है वो लास्ट ईयर का जो भी टर्नओवर है, अभी देखिए कोई भी इनकम टैक्स में जीएसटी में देखोगे ना तो वो क्या बताएंगे कि अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर इतना है तो आपको एप्लीकेबल होगा, कंपोजिशन लेवी एप्लीकेबल होगी, या ये एप्लीकेबल होगा, या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यहां पे ये कंसेशनल रेट आएगा, जनरली ऐसा बोलते हैं। बट यहां पे जानबूझ के लास्ट टू लास्ट ईयर क्यों बताया, समझ में आ रहा है, व्हाट इज माय क्वेश्चन। हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है, 24-25, मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 1/4/23 to 31 मार्च 24, समझ में आ रहा है। तो अगर मुझे ये फाइनेंशियल ईयर में टैक्स रेट क्या होगा, अगर मुझे टर्नओवर कंपेयर करना है तो मैं क्या करूंगा, और ये लोग को क्या देना पड़ेगा, लिमिट लास्ट ईयर, मतलब 22-23 फाइनेंशियल ईयर। अभी मुझे ये बताओ, ये चेंज मत करना, ये गलत नहीं है, सही है। और अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो ये टर्नओवर मतलब ये ईयर खत्म कब होगा, बाय द वे ये पूरा जो अमेंडमेंट आता है असेसमेंट है 24-25 के लिए, और हमें जो बजट आता है वो किस फिनांस एक्ट में आता है, कैन यू टेल मी, फिनांस एक्ट नंबर, ईयर, फिनांस एक्ट 2023, अभी तो किया ये ईयर सेक्शन मुझे एज इट इज चाहिए, आप भूल जाओगे नहीं चलेगा। अभी जैसे मेरा क्वेश्चन आना चाहिए, इट शुड रिफ्लेक्ट कि ये सेक्शन है, ये ईयर है। अगर आप इंटरेक्टिव नहीं रहोगे और आपको पता ही नहीं है तो फिर इसका कुछ मतलब ही नहीं है लॉजिक का, सिर्फ मगअप कर लो, चलो ये है 400 क्यों है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू द लॉजिक, यू शुड नो दैट। ओके, तो ये कब आएगा, फरवरी में। ये बजट कब आएगा, फरवरी 23।
अब देखिए ये लिमिट तो लास्ट ईयर भी चेंज नहीं की है 400 की, वरना पहले 250 था फिर 400 किया, मतलब ऐसे ये टर्नओवर चेंज करते रहते हैं। ओके, अभी बजट में आ गया मान लीजिए फरवरी में कि 400 करोड़ है, तो जब ये बजट में आ गया लोगों को पता चल जाएगा कि ये फरवरी 23 में अगर मुझे 25% कंसेशन मतलब कंसेशनल रेट करना है तो मेरा टर्नओवर कितना होना चाहिए, 400 करोड़ से लेस होना चाहिए, या एग्जैक्टली 400 डज नॉट एक्सीड 400 करोड़। अभी जो बॉर्डर पे है जिसका 401 हो रहा है, अभी तो ईयर बाकी है ना, फरवरी में पता चल गया आपको, अभी तो आपका 22-23 ईयर पेंडिंग है, तो आप कुछ मैनिपुलेट कर दोगे, बोले 401 हो रहा है 405 हो रहा है, डाउन कर दो 25% हो जाएगा, क्योंकि बजट फरवरी में आया। अभी जब फरवरी में आया तब क्या बोलेंगे, ऑलरेडी लास्ट ईयर का टर्नओवर, तब तो आपने रिटर्न फाइल करके भी दे दिया होगा, अभी आपके पास कोई स्कोप ही नहीं आप चेंज कर पाओ। समझ में आ रहा है? दैट इज द लॉजिक वाई लास्ट टू लास्ट ईयर यहां पे दे रहे। ओके, तो यहां पे फाइनेंशियल ईयर 21-22 ही आएगा, जिसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि नो वी डोंट वांट एनी स्कोप फॉर मैनिपुलेशन। ये ज्यादातर कंपनी जो बॉर्डर पे होगी ना 402, 401, 405, अभी उसके पास तो मार्च का पूरा महीना है, तो वो मैनिपुलेट कर देगी। जैसे ही बजट आया पता चला ओके टर्नओवर इतना है, तो भी डाउन कर दो, क्यों? क्योंकि हमें 25% टैक्स पे करना है, 13 नहीं पे करना है, तो ये मैनिपुलेशन ना कर पाए इसलिए लास्ट ईयर उसका तो रिटर्न फाइल करके भी दे दिया, अभी उसमें तो कोई स्कोप ही नहीं आप चेंज कर पाओ। तो हमें टर्नओवर किसका देखना है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है, डज नॉट एक्सीड, तो आपका टैक्स रेट लगेगा 25%। इतना क्लियर है लॉजिक वाइज? और अगर टर्नओवर ज्यादा है हाँ तो फिर तो 30% लगेगा, और फॉरेन कंपनी को 40% है, और कुछ इनकम जो रॉयल्टी की है उसको 50% भी लगता है, बट दैट विल सी लेटर ऑन। चलो इतना क्लियर है। तो ये नॉर्मल कंपनी की बात हुई, अगर आप नॉर्मल टैक्स पे करते हो 30 या 25। अगर आप डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, और अगर आप सेटअप हुई है कंपनी सेटअप ऑन 1 अक्टूबर 19 से लेके 31 मार्च 24, अगर आप एक्सरसाइज ऑप्शन करना चाहते हैं 115 BAB, तो आप यहां पे मैन्युफैक्चरिंग होने चाहिए। ओके, और आपकी जो भी इनकम है वो टैक्स लगेगा कंसेशनल 15, बट उसके लिए आपको BAB की काफी सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अभी एज आई सेड हम यहां पे कॉर्पोरेट टैक्सेशन इंटर लेवल पे नहीं कर रहे, इसलिए 115 BAB में आपको क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो यहां पे दिया, आपके मॉड्यूल में नहीं दिया है। ओके, तो अभी हमें याद क्या रखना है, अगर आप BAB ऑप्ट करते हो 31 मार्च 24 तक, तो रेट क्या होगा टैक्स का, 15% कंपनी के केस में, और अगर आप BAA ऑप्ट करते हो तो आपका टैक्स क्या रहेगा, 22%। देखिए यहां पे छोटा सा एक प्रोविजन दे दिया है, अगर आप BAA और BAB ऑप्ट करते हो तो आपको कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है 80 सीट से लेके 80U तक। हाँ, एक JJAA और M मिलेगा, उसके अलावा कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा, कोई सेटअप नहीं मिलेगा, कोई अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। दिस सेक्शन विल बी डेल्ट विथ एट फाइनल लेवल। हाँ, तो फिर यहां पे देते क्यों, मतलब प्रॉब्लम क्या होता है पता, थोड़ा सा दे दिया ओके, फिर बोलते फाइनल लेवल, तो अभी करना कि नहीं करना, अभी जितना दिया उतना तो करना पड़ेगा ना MCQ के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये 22%, ये 15% टैक्स, 25% एंड 30%। These are the tax rates you need to remember for company. ओके, और वन मोर थिंग, अभी कंपनी में कोई भी आपके आगे जाके आपको कोई भी कंपनी का क्वेश्चन पूछे और टैक्स रेट पूछे, तो हम या 30 या 22, 25 लेंगे, अनलेस अनटिल स्पेसिफिकली किया हो कि ये ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं BAA या BAB का, देन इट इज डिफरेंट मैटर। वरना हम क्या करेंगे, आपको देखना है टर्नओवर कितना है, 400 करोड़ और लेस 25%, वरना 30%। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव।
सोसाइटी, ओके। तो कंपनी के केस में डोमेस्टिक कंपनी, financial year 21-22 turnover does not exceed 400 crore 25%, and other than domestic 30, फॉरेन कंपनी में 40। कोऑपरेटिव में क्या होगा? अगर यहां पे कोऑपरेटिव में देखोगे तो 10,000 तक 10%, 10 to 20 20, एंड ओवर 20 30%। क्या इतने से रेट रखे हुए? तो मत दो ना, सीधा सीधा 30 बोल दो फ्लैट। बट जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, उसको एक सेक्शन है एटीपी, अभी वो इंटर लेवल पर नहीं है, आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो एटीपी का डिडक्शन मिलता है, जिसमें क्या है, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक्चुअली कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, अपने मेंबर के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है, ओके, लाइक फ्लैट ओनर्स, मतलब हाउसिंग सोसाइटी, एम्प्लॉई सोसाइटी, ओके। तो यहां पे क्या है, ये मेंबर को फैसिलिटीज देती है और उसका प्रॉफिट इतना ज्यादा होता नहीं। हाँ, दैट इज डिफरेंट मैटर। अगर आप कोऑपरेटिव बैंक हो एंड इट विल बी यूजुअल, ओके। बट उसमें भी एटीपी था, बट फिर बाद में उसको निकाल दिया था, ओके। तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको काफी सारा कंसेशन मिल रहा है, इसीलिए आपके टैक्स रेट कम रखे हुए, मतलब अप टू 10%, 10 to 20 20%, ओवर 20,000 30%। स्लैब रेट ये, हाँ। अभी यहाँ पे 115B जो है, ठीक है, ये अभी हर जगह पे एप्लीकेबल करती है। बोले पहले कंपनी में लेके आए, फिर बोले इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई में लेके आए, फिर बोले कोऑपरेटिव में भी आप ऑप्शन देते हैं, मतलब सभी जगह पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी 115BA कंपनी, BAB कंपनी, BAC इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजेपीस, अभी कोऑपरेटिव में क्या आएगा, BAD, ओके, एंड BAE, BAD एंड BAE 115। तो ये 115 का जो B लेके आगे जो क्लोज सारी है वो सब क्या है, ऑप्शनल। तो एक तो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, लेटेस्ट, ओके। BAE वाला जो है वो अभी आया, करंट ईयर इटसेल्फ चेंज हो गया। लेटेस्ट अमेंडमेंट है ये, असेसमेंट ईयर 24-25 का, मतलब ये अर्लियर नहीं था। अभी देखिए, आप यहां पे कंपनी को बेनिफिट दे रहे हैं, 22% भरो, 15% भरो। कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या प्रॉब्लम है भाई, उसको भी दो, वो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। जो आर्टिकल और थिंग्स मैन्युफैक्चर, आप लॉजिक क्या है, आप प्रमोट करना चाहते हैं कि आप ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो, तो वो प्रोडक्ट और वो आर्टिकल्स अगर कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, उसको बोल रहे 15% टैक्स आपका लगेगा, बराबर है। सेम प्रोडक्ट अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी मैन्युफैक्चर कर रही है, वो जो होते हैं ना गृह उद्योग, जनरली वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से होते हैं, तो आपका पर्पस क्या है, वो प्रोडक्ट प्रमोट करना, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो, चाहे वो कंपनी करे चाहे वो कोऑपरेटिव, तो बेनिफिट तो दोनों को सही मिलना चाहिए। इसीलिए कोऑपरेटिव को भी यहां पे बेनिफिट देने के लिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, टैक्स रेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी रेसिडेंट इन इंडिया, सेटअप रजिस्टर्ड, बट इसके लिए आपको सेटअप होना पड़ेगा। अभी ये 1 ईयर के लिए है, देखिए कई बार क्या होता है पता है, 1 2 3 ईयर के लिए लेके आते हैं, फिर अगर उसको लगा अभी इसको एक्सटेंड करते हैं, तो फिर अभी क्या करेंगे, अभी 31 मार्च 24 तक है, अभी देखेंगे बजट में, बजट फरवरी 24 में जब 24 का फाइनेंस एक्ट आएगा, यू नेवर नो, इसको भी एक्सटेंड कर दे, ओके। फिलहाल तो 31 मार्च 24 तक है। मतलब अगर आप कोऑपरेटिव, नई कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप होती है, रजिस्टर्ड होती है, जो इंडिया में है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, रेसिडेंट इंडिया है, मैन्युफैक्चर करती है, तो हम आपको 15% टैक्स बेनिफिट देंगे। क्योंकि एक बात समझ लो, ये 30% इस पे फ्लैट ही हो गया, क्योंकि 20 से एक्सीड हुआ 30%, बराबर। मतलब इसका नॉर्मल रेट क्या है, अप टू 20 तो आप काउंट कर लो, बाकी तो 30% ही है।
तो अगर आपको उसमें कंसेशन मिलेगा क्या हो जाएगा, फ्लैट 15%। और अगर आप 115 बीएडी ऑप्शन करते हो तो 22%। अभी यहां पे भी लिखेंगे अगर आपको ये ऑप्शन बीएडी बीएई लेना है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, फिर वो डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, सेट ऑफ लॉसेस, ये सब मिलने वाला नहीं है। कोऑपरेटिव का भी टैक्सेशन एज आई सेड इंटर लेवल पे आपको क्या आने वाला है, सिंपल है, इंडिविजुअल का टैक्सेशन। ओके, हाँ प्रोविजन आएगी जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे। बाकी अगर आपको बोले पार्टनरशिप फॉर्म है, चलो इसका पूरा टैक्सेशन करो, या कोऑपरेटिव का टैक्सेशन करो, या कंपनी का टैक्सेशन करो, तो वो आपको फाइनल बनाएगा। तो इजी कोऑपरेटिव का टैक्सेशन भी आएगा आगे, ठीक है। देखिए यहां पे भी बोल दिया फाइनल लेवल। इज इट क्लियर? हाँ, इसका जो स्पेशल रेट है वो तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है, 4%। कोई भी टैक्स हो 4% ऐड कर ही दो। चलो इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? एक वेरी स्पेशल प्रोविजन क्या है, तो ये टैक्स रेट क्लियर है सभी के, तो स्पेशल रेट बाद में करेंगे। यहां पे मैंने आपको, अगर आप शिफ्ट आउट करते हो तो सीनियर सिटीजन को लेके कंसेशन है 3 लाख तक। अगर आप सीनियर सिटीजन रेसिडेंट हैं, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन एज 60 और मोर, एज 60 और मोर, तो उसको 3 लाख तक, और एज 80 और मोर तो उसको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। एज काउंट कैसे करोगे, मतलब 60 कब होने चाहिए? हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 23, 24, क्योंकि हम असेसमेंट ईयर 24, 25 के लिए काउंट कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24 किसी भी डे अगर आपके 60 और 80 ईयर खत्म हो रहे हैं तो फिर आप सीनियर सिटीजन हो गए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर 31 मार्च 24 को भी 60th या 80th बर्थडे आ रहा है, ठीक है, तो भी काउंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, इसको लेके एक सीबीडीटी ने सर्कुलर जो है वो निकाला। ओके, मान लीजिए कोई पर्सन का बर्थ हो रहा है 1 अप्रैल को, डेट ऑफ बर्थ इज एग्जैक्टली 1 अप्रैल, फुल डे। ओके, तो 1 अप्रैल को उसका बर्थडे। अभी नॉर्मली हम क्या करेंगे, अगर उसका एग्जैक्टली 60 खत्म हो रहा है, एग्जैक्टली 60 ईयर, 60th ईयर कब होगा इसका, मान लीजिए एग्जैक्टली हो रहा है 1 अप्रैल 2024। समझ में आ रहा है? बट लॉजिकली स्पीकिंग होना क्या चाहिए, अगर आप बोलोगे मंथ शुरू हो रहा है 1 अप्रैल को, तो मंथ एंड 1 मई को नहीं होगा, या ईयर 1 अप्रैल को एंड नहीं होगा, ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च, लॉजिकली स्पीकिंग। बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ कंपेयर करते हैं। ओके, ईयर एक्चुअली खत्म आपके बर्थडे के दिन नहीं होता है, अगले दिन होता है। आर यू गेटिंग इट? तो अगर किसी का बर्थडे एग्जैक्टली 1 अप्रैल को है तो उसका 60th बर्थडे एग्जैक्टली 1 अप्रैल 24 को आएगा। इसमें से 60 माइनस कर देना और वहां पे ईयर लगा देना, बराबर है। तो इसको लेके प्रॉब्लम हुआ कि इसको सीनियर सिटीजन मानेंगे कि नहीं मानेंगे। बोले एक दिन की तो बात है, ठीक है, कंसीडर कर लो ये सीनियर सिटीजन है, दिस इज अ सीनियर सिटीजन, और उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा। सेम वे 80th बर्थडे में भी यही होगा, 1 अप्रैल है, हो जाएगा। फिर कोई 2 अप्रैल को बोलेंगे, अभी आपको नहीं है, ऑब्वियसली ये सिर्फ 1 अप्रैल को जिसका बर्थडे उसके लिए ये क्लैरिफिकेशन है। ओके, तो ये क्लैरिफिकेशन क्या है देख लो। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अटेनिंग प्रिस्क्राइब एज ऑफ 60 और 80 on 31st March itself
इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन हुज डेट ऑफ बर्थ फॉल्स ऑन 1 अप्रैल। तो किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल है तो वो 31 मार्च को ही उसके 60 इयर्स खत्म हो जाएंगे। लॉजिकली स्पीकिंग ऐसा ही होगा ना, 1 अप्रैल है तो 31 मार्च को ही 60th ईयर खत्म हो जाएंगे। तो विल कंसीडर दैट कि आप सीनियर सिटीजन हो। बट 2 अप्रैल होगा तो उसका 60th बर्थडे मतलब 60th ईयर खत्म कब होगा? 1 अप्रैल को। फिर वो तो नेक्स्ट ईयर चला गया, तो फिर आपको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। तो भी ये डेट याद रखना, 1 अप्रैल 24। इज इट क्लियर? 1 April would be considered to have attaining the particular age on 31st March, day preceding anniversary of his birthday. Okay. In particular question, attainment of age eligibility being considered senior, very senior would be decided on basis of above criteria. Therefore, अगर 60th birthday 1 April को fall होता है, तो would be treated as having attaining age of 60 for previous year 23-24 and would be eligible for हायर बेसिक एग्जामिशन लिमिट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और यहां पे 1 अप्रैल 23 मत कंसीडर करना, एमसीक्यू आ जाए तो। हाँ 1 अप्रैल पता है 23, 1 अप्रैल 24। क्लियर है? लाइकवाइज 88 बर्थडे 1 अप्रैल को है तो वो भी बेनिफिट उसको मिल जाएगा और 5 लाख तक एग्जामिशन लिमिट हो जाएगी। तो 60th बर्थडे फॉल्स या 80th बर्थडे फॉल्स ऑन 1 अप्रैल। नेक्स्ट है स्पेशल रेट। अभी देखिए ऊपर हमने जो भी देखे हैं वो नॉर्मल रेट, नॉर्मल स्लैब रेट फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपीस। चाहे आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ऑप्ट करें या ऑप्ट आउट करें, शिफ्ट आउट करें, ये स्पेशल रेट में कोई चेंज होने वाला नहीं है। ये ऑप्शन जो मिलता है आपको वो सिर्फ और सिर्फ स्लैब रेट में मिलता है। सेम वे अगर आप कंपनी हो तो आपके नॉर्मल रेट 30%, टर्नओवर कम हुआ तो 25%, ऑप्शनल में 22, ऑप्शनल में 15। कोऑपरेटिव नॉर्मल 10,000 10%, 20,000 20%, मोर देन 20 30%। वहां पे भी 115 BAD 22%, 115 BAE 15%, वो ऑप्शनल है। बट ये सभी आपको नॉर्मल इनकम के बारे में है। अगर ये स्पेशल हुआ इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सन कोई भी हो, एनी पर्सन, आपको यही रेट लगने वाले हैं। तो ये स्पेशल रेट है क्या? वैसे तो ये सारे स्पेशल रेट हम रिस्पेक्टिव हेड में लर्न करेंगे, बट अगर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है और बीच में अगर स्पेशल रेट आ गए तो आपको ये पता होना चाहिए, इसीलिए यहां पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं। The above rates are prescribed by Annual Finance Act. However, certain types of income are prescribed at special rate. स्पेशल रेट सबसे पहले है सेक्शन 112। सेक्शन 112 सेक्शन याद रखना कंपलसरी है फॉर मी। यस इट इज कंपलसरी एंड विल टॉक विद द सेक्शन। अगर मैं आपको बोलूं 112 112A, आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए व्हाट आई एम स्पीकिंग। और अगर आप 112A बोलूंगा और आप बोलूंगा सोच रहे हो क्या है, नहीं चलेगा। यू मस्ट नो दैट। ओके, तो पहले समझ लो फिर बाद में सेक्शन याद रह जाएगी, डोंट वरी। तो सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट 112A। तो 112A के अलावा जितने भी लॉन्ग टर्म गेन्स हैं वो सब फ्लैट 20% पे आने वाले। पहले तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्या? लॉन्ग टर्म चलो, कैपिटल गेन क्या है? ओके, एक्चुअली आपके जो 5 हेड्स हैं उसमें अभी देखिए हमने आगे थियरी तो नहीं की है। रेवेन्यू इनकम को बाइफरकेट करोगे आप, रेवेन्यू रिसिट्स, कैपिटल रिसिट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो अभी इस लेक्चर के एंड में कर लेंगे थियरी, ठीक है। तो जनरली होता क्या है, आपकी जो भी इनकम है रेवेन्यू इन नेचर,
दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस अंटिल स्पेसिफिकली आपको एग्जाम दिया हुआ। और जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं वो जब तक स्पेसिफिकली नहीं बोलेंगे तब तक टैक्स नहीं होगा, इसीलिए एक स्पेसिफिक हेड बना दिया। ओके, कि अगर आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं तो कौन कौन सी रिसिप्ट्स जो हैं वो कैपिटल गेन में, हम उसको कैपिटल एसेट बोलेंगे। कैपिटल गेन के हेड में सेक्शन 45 जो चार्जिंग सेक्शन है उसमें आपको स्पेसिफिकली बता दिया है कि प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम एनी कैपिटल एसेट विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस पर्टिकुलर हेड। तो अगर आपकी कोई कैपिटल एसेट है, गोल्ड, ज्वेलरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, सिक्योरिटीज, ये सब आपकी कैपिटल एसेट है, समझ में आ रहा है। और अगर ये सेल करके आपको कुछ भी प्रॉफिट होता है वो क्या है, कैपिटल गेन। इज इट क्लियर? अब ये जो कैपिटल गेन है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो लॉन्ग टर्म एसेट से मिलता है वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एसेट से मिलता है वो शॉर्ट टर्म। अभी डिवाइड कैसे करोगे वो तो हम कैपिटल गेन के चैप्टर में डिटेल में लर्न करेंगे। ओके ओके, बट ये डिवाइड करने का पर्पस क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। ओके, और वो पर्पस है, मान लीजिए आपने 2023 में हाउस परचेस किया था। अभी 23 में तो रेट बहुत कम थे और अभी आप हाउस सेल कर रहे हो। वहां पे 10 लाख में परचेस किया था और अभी आप 50 लाख में सेल कर रहे हो। गेन कितना होगा? बोले 40 लाख। नहीं, रॉन्ग, 40 लाख नहीं होगा। क्यों भाई? अरे इन्फ्लेशन जैसे कुछ अगर आप कंसीडर करोगे, आप कंपेयर क्या कर रहे हो? 2-3 हाउस की प्राइस को अभी 23-24 में कंपेयर कर रहे हो 20 साल के बाद, 21 डेज के बाद। तो इन्फ्लेशन जैसी कुछ तो होगा ना। तो यहां पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए दिया है इंडेक्सेशन बेनिफिट, कि आपकी एसेट लॉन्ग टर्म है, बहुत पुरानी है, ठीक है, तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। और हम क्या करेंगे? इंडेक्सेशन नॉर्मल जो इन्फ्लेशन है उसको ध्यान में लेके आपकी जो 10 लाख की कॉस्ट है, मान लीजिए उसमें 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स फॉर एग्जाम्पल, तो आपका कॉस्ट हो गया 30 लाख, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 30 लाख, और आपने कितने में सेल किया? 50, तो 20 लाख ही गेन हुआ। यह बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलता है, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म मतलब क्या? विद इन 2 ईयर, विद इन 1 ईयर, विद इन 3 ईयर, ऐसे 3 कैटेगरी है। तो उसमें तो इन्फ्लेशन क्या होगा? अभी 2 साल पहले परचेस किया, इसमें इन्फ्लेशन कैसे होगा? बोले इसमें कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो दैट इज हाउ इट इज बाइफर्केटेड इनटू 2। समझ में आ रहा है? ओके, ये डिटेल में आएगा। अभी क्या है, मुझे यहां पे आपको ये टैक्स रेट समझाने, इसलिए हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म यूज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए। बाकी ये सब डिटेल में आएगा। ओके, कैपिटल गेन के हेड में। तो नॉर्मली जो शॉर्ट टर्म होगा ना वो स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा नॉर्मली। मतलब मान लीजिए आपने गोल्ड ज्वेलरी बाई की और उसको सेल कर दिया अभी विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर, शॉर्ट टर्म में। ओके, तो उसमें आपको कोई इंडेक्सेशन लगने वाला नहीं है, और उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ, जो भी गेन हुआ, वो नॉर्मल स्लैब रेट में टैक्सेबल होगा। अभी नॉर्मल स्लैब रेट समझते हो, फिर 115 बीएसी हो या डिफॉल्ट मतलब ऑप्ट आउटेड ऑप्शनल रेजिम, वो नॉर्मल पे होगा। नॉर्मल मतलब स्लैब रेट। ओके, और अगर ये शॉर्ट टर्म 111A वाला है तो यहां पे फ्लैट 15 पे होगा। ये 111A एंड 112A का लॉजिक सिमिलर, और 112 क्या है वो देखिए। 112 में क्या बोला? एनी कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन 112A। ओके, तो आपको पहले ये जानना होगा 112A क्या है। समझ में आ रहा है? तो ये 112A क्या है? जब आप इक्विटी शेयर, लिस्टेड इक्विटी शेयर या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, सॉरी व्हाट इज मीन बाय इक्विटी ओरिएंटेड फंड? तो जो म्यूचुअल फंड होते हैं जो इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं, जिसमें मेजॉरिटी इक्विटी है, और यूनिट ऑफ ट्रस्ट फॉर ओनली बेनिफिट एट कंसेशनल रेट। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी सिक्योरिटी है और ये सिक्योरिटी बाय करते टाइम और सिक्योरिटी सेल करते टाइम, दोनों टाइम आपने एसटीटीज, अभी देखिए जब आप लिस्टेड सिक्योरिटीज में डील करेंगे ना, स्टॉक एक्सचेंज थ्रू डील करेंगे,
तो तब आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द शेयर्स, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द शेयर्स पे करना पड़ेगा। तो वो ऑटोमेटिकली वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कट होकर आपको प्रोसीड्स मिलेगी। तो यहां पे आप सेल क्या कर रहे हो, ट्रांसफर क्या कर रहे हो, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल इक्विटी शेयर यूनिट्स और कंडीशन फॉर द बेनिफिट ऑफ कंसेशन रेट। इक्विटी शेयर पे आपने बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन और ट्रांसफर एसटीटी पे किया होना चाहिए, और इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट में सिर्फ ट्रांसफर के टाइम भी अगर आपने एसटीटी पे किया है तो चलेगा। मतलब यहां पे एक बात समझ लो, अभी फिलहाल इसको डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं किसमें क्या है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या है, एज आई सेड कैपिटल गेन में करेंगे। अभी आप फिलहाल इतना समझ लो, जो लिस्टेड शेयर सिक्योरिटीज है इतना याद रखो, लिस्टेड शेयर्स है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, परचेज करते टाइम आपने एसटीडी पे किया है, सेल करते टाइम एसटीडी पे किया है, उसका जो भी लॉन्ग टर्म गेन होगा वो टैक्सेबल होगा कंसेशनल रेट 10%। और वो टैक्स भी तब लगेगा जब आपका ये कैपिटल गेन 1 लाख से ज्यादा है। मतलब मान लीजिए आपका यहां पे टैक्स गेन हुआ 5 लाख, ओके, तो टैक्स कैसे लगेगा 4 लाख पे 10%, 40,000। सर इतना कंसेशन और 1 लाख तक टैक्स क्यों नहीं दिया? क्योंकि पहले ये पूरा एग्जाम्प्ट हुआ करता था 1038 में। पहले क्या हुआ करता था, मान लीजिए अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया, और समझ लो आपने बहुत सारा गेन किया है, ये आपके शेयर्स 80s के हैं, 70s के हैं, 90s के हैं, और आपने इतने साल बहुत सारा गेन किया। तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट में प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या बताया था, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करोगे ना, कितना भी गेन हो हम उस पर कोई टैक्स लगाने वाले नहीं, एग्जाम पूरा एग्जाम। फिर 1 फाइन ईयर उन्होंने अचानक से टैक्स लगा दिया। जब बजट आया 2018 का तब उन्होंने टैक्स लगा दिया, बट जब टैक्स लगाया ओके, तो फिर जिसके पास 2000 में शेयर्स हैं उसकी वैल्यू पे तो बहुत सारा टैक्स लगेगा। बोले ऐसा नहीं करेंगे हम, डोंट वरी, हमें भी बताया कि 18 तक तो हमने बोला था कि टैक्स नहीं होगा, तो यहाँ पे 18 तक की प्राइस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो सब हम कैपिटल गेन में देखेंगे क्या है। बट फिलहाल आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि अगर लिस्टेड शेयर्स हैं जिसपे एसटीटी पेड है, लॉन्ग टर्म है, लिस्टेड शेयर्स हैं, एसटीटी पेड है और लॉन्ग टर्म है, 10% कंसेशनल रेट फ्लैट, ओके, और नो इंडेक्सेशन बेनिफिट, ओके, और 1 लाख तक एग्जाम्प्ट है, एक्सीडिंग 1 लाख पे 10% लग जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? अभी इंडेक्सेशन कैसे होगा वो भी, मतलब इसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आगे मैं समझा दूंगा, क्योंकि यहां पे क्या होगा, इंडेक्सेशन तो नहीं आ रहा है बट आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है, और वो क्या है वो आगे समझ में आए। अभी यही 112A का जो शेयर्स है, लिस्टेड शेयर्स एसटीटी पेड शॉर्ट टर्म है, लिस्टेड शेयर्स एसटीटी पेड शॉर्ट टर्म है, तो वो फ्लैट 15% पे। यहां पे 1 लाख का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 2018 से पहले भी ये 15% था, अभी भी 15 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इज इट क्लियर? तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट लिस्टेड है, एसटीटी पेड है, एसटीटी पेड है और शॉर्ट टर्म है, फ्लैट 15%। 111A शॉर्ट टर्म फ्लैट 15%, 112A लॉन्ग टर्म फ्लैट 10%, एक्सीडिंग 1 लाख। अभी इसके अलावा कोई भी लॉन्ग टर्म गेन हो, गोल्ड ज्वेलरी सेल कर दी, इमोल प्रॉपर्टी सेल कर दी, लैंड सेल कर दिया, अनलिस्टेड शेयर सेल कर दिए, या शेयर सेल किए जिसपे एसटीटी नहीं है, वो सभी पे कितना लगेगा 20% फ्लैट रेट 112। 3 टैक्स रेट समझ में आए, 111A 112A लिस्टेड है, एसटीटी पेड है, शॉर्ट टर्म 111A 15%, लिस्टेड है, एसटीटी पेड है, लॉन्ग टर्म 112A 10% ओवर एंड अबव 1 लाख। Other than this long term, any long term flat 20%. Other these short term, 111A के अलावा short term normal slab rate, short term
capital gain other than 11A, short term capital gain other than 111A slab rate. स्लैब रेट इसलिए यहां पे लिखा नहीं है, स्लैब रेट में आ गया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, एनी टाइप ऑफ विनिंग, लॉटरी में विन किया, क्रॉसवर्ड पजल, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम, अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट, गैम्बलिंग, बैटिंग, एनी फॉर्म, एनी नेचर। ओके, इज इट क्लियर? तो आते ना ऐड, ये मैं कर लूंगा, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। ये ड्रीम 11 की टीम बनाते हैं और फिर वो मतलब एनी गेम जो लीगली परमिटेड है, लीगली परमिटेड है, ठीक है, दैट इज। मुझे तो ये समझ में नहीं आता उसको क्यों लीगल किया, वो गेम ही है, गैम्बलिंग है, ठीक है, गवर्नमेंट का भी फायदा है और ये सब का भी चल जाता है। फ्लैट 30%, फ्लैट 30%, 115 BB, 115 BB, फ्लैट 30%। लेटेस्ट अमेंडमेंट 115 BBJ, नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, या आप आगे अदर सोर्स में देख लोगे डिटेल में, बट यहां पे अभी रेट याद रख लेंगे, फ्लैट 30%। ऑनलाइन गेम्स जो था वो यहां पे कवर्ड नहीं था और इन लोगों को ऑनलाइन, अभी क्या है, ऑनलाइन गेम्स का भी बिजनेस जो है काफी अच्छा चल रहा है। ओके, यंगस्टर्स इस पे भी बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, लगाना नहीं चाहिए जो कि, बट फिर भी लगा रहे हैं। तो नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम, कुछ भी हुआ ऑनलाइन गेम्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, फ्लैट 30%। 115 BBJ, एक और है 115 BBE, ये आगे हम डिटेल में समझेंगे क्या है। अनएक्सप्लेन मनी, जिसको बोलते हैं अनडिस्क्लोज सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेस। ओके, मतलब क्या, इनकम टैक्स की जब रेड होती है तब कहीं कहीं से पैसे निकलते हैं, वाटर टैंक में से, बाथरूम में से, दीवार के अंदर से। ओके, और फिर आप बता दो बुक्स में है क्या, अगर बुक्स में होगा तो यहाँ पे छुपा के क्यों रखेंगे, ओपन नहीं रखेंगे, तो बुक्स में नहीं है कुछ भी, तो ये क्या है, आपने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ। तो ये 115 BBE में पहले 30% हुआ करता था बरसों पहले, तो ये भी देखिए 61 में एक्ट आया, उससे पहले भी एक्ट था, बट मुझे ये पता नहीं चला इन लोगों को बाद में पता क्यों चलता है कि ये प्रोविजन लगानी चाहिए। ओके, ये पहले से होनी चाहिए। ये 115 BBE है ना, पहले 30% था। अभी सोचो जो छुपा रहे, ओके, उसकी इनकम कितनी होगी, बहुत सारी। अभी 2-5 लाख कौन छुपाएगा, जो छुपा रहे हैं, ठीक है, अनडिस्क्लोज कर रहे हैं, उसकी इनकम करोड़ में होगी। तो एनीवे फ्लैट रेट कितना लगने वाला है, 30। बोले छुपा लेते हैं, अगर पकड़ में आ गए तो भी 30%, क्योंकि नॉर्मल स्लैब रेट पे ही टैक्स लगेगा। या फिर चलो अनडिस्क्लोज बोल रहे हैं 115 BBE, उस पर भी 30 लगेगा। हाँ, ज्यादातर क्या लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे। हाँ, पेनल्टी होती है, डबल द टैक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो वो तो पकड़े, अगर पकड़ में आ गए तब ना। ओके, तो अनडिस्क्लोज किए जा रहे थे ब्लैक मनी, अभी ब्लैक मनी को आपको कर्व करना है, ठीक है, तो यहां पे आपका थोड़ा एग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए। बोले अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया और हमने आपको अगर पकड़ लिया, ठीक है, तो हम लगाएंगे फ्लैट 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस, इफेक्टिव रेट होगा 78%। मान लीजिए 100 करोड़ की कैश मिली जिसका कोई अता पता नहीं है, तो उसमें से पहले 78 लाख का तो टैक्स दे दो, इंटरेस्ट पेनल्टी अलग से। मतलब उसमें होगा क्या, ये 100 करोड़ तो ले ही जाएंगे, अगर मान लीजिए पेनल्टी लगाई डबल, मतलब जितना टैक्स है उतनी पेनल्टी लगाई, तो टोटल टैक्स हो जाएगा 150%। मतलब 100 करोड़ तो ले जाएंगे, ऊपर से आपको 50 करोड़ देने पड़ेंगे। अभी करो ब्लैक मनी। इज इट क्लियर?
तो दैट शुड बी देयर, और वो यहाँ पे कई सालों से अभी तो हो चुका है। ओके, तो ये क्या है वो आगे हम देखेंगे, आगे इसकी प्रोविजन देखेंगे। तो ये है आपके स्पेशल रेट्स। चलो इतना क्लियर है। स्पेशल रेट्स, लॉन्ग टर्म 112 20%, लॉन्ग टर्म 112A 10% ओवर एंड अबव 1 लाख। ओके, टैक्स कैसे लगेगा? 1 लाख के ऊपर जितना है उस पर 10%। शॉर्ट टर्म 111A फ्लैट 15%। नॉर्मल शॉर्ट टर्म स्लैब रेट, नॉर्मल रेट। विनिंग 30%, ऑनलाइन गेम में विनिंग 30%। ओके, एंड अनएक्सप्लेन 60%, इफेक्टिव रेट 78%। ओके, वो आगे देखेंगे क्या है। चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? चलिए, बिफोर वी गो फॉर सरचार्ज, यहां पे हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़े एग्जांपल्स, जिसमें हम, वैसे हमने एग्जांपल 1 2 तो कर लिया ना, जिसमें हमने टैक्स कैलकुलेट किया था, याद करो। एग्जांपल 1, टोटल इनकम 16 लाख, डिफॉल्ट में कैसे करोगे? फिर 16 लाख जिसमें आप ऑप्टेड आउट में क्या करोगे? 115 BSE नहीं है तो क्या करोगे? हाँ, ये तो कर लिया हमने, ठीक है। चलो यहां पे एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन लेते हैं। मतलब क्लास वर्क तो मैंने दिया हुआ है, ओवर एंड अबव दिस एक्स्ट्रा। ओके, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। चलो, दोनों में टैक्स कैलकुलेट करना है यहां पे। वन वन फाइव BSE एंड ऑप्शनल। तो 115 BSE में क्या होगा? चलो यहां पे कितना होगा? 3 लाख टू 6 लाख 5%। फिर मोर देन 6 लाख टू 9 लाख, 3 लाख पे 10% 30। और यहां पे मोर देन 9 लाख, और यहां पे इनकम कितनी है हमारी? 950। बस, तो यहां पे हो जाएगा स्टॉप 15%। इज इट क्लियर? सॉरी,
तो आपका टैक्स कितना होगा? 50। अभी मैं सिर्फ टैक्स पूछ रहा हूं आपको, ठीक है? अभी हमने रिबेट नहीं किया है, ओके? तो आगे का टॉपिक नहीं, सिर्फ हम अभी बेसिक टैक्स पे हैं। अभी यहां पे ऑप्शनल टैक्स रेजिम, रेगुलर वन। 115 बीएसी क्या है? कंसेशनल। और ये है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। एज क्या है? 50। तो यहां पे सीनियर सिटीजन नहीं है, तो 250 टू 5 टू लाइक दैट, तो अप टू 250। नहीं, 250 टू 5, मतलब एक्सीडिंग 250 टू 5% 12,500। एंड देन 5 टू 10, नहीं 10 नहीं आएगा यहाँ पे, 950। तो कितना होगा? सॉरी, 90,000। यहाँ पे टैक्स होगा 1,02,500। तो दिस इज हाउ विल गो अहेड विद द थिंग, राइट? अभी मैंने आपको यहाँ पे 87 है रिबेट नहीं करवाई है, तो मैं उसका प्रोविजन यहाँ पे नहीं कंसिडर कर रहा हूं। हाँ, एजुकेशन सेस लग जाएगा, बट वो भी अभी अभी तो हम टैक्स ही समझ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, ओके? फिर आगे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? चलो, इतना क्लियर है? इससे पहले कौन सा इलस्ट्रेशन लिया था हमने? ओके, ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, और यहाँ पे 16 लाख और 12 लाख का इलस्ट्रेशन लिया था, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो यहाँ पे 2 कर दो, चलो। इलस्ट्रेशन नंबर 2। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 3। सॉरी, 1 लिखा नहीं है, पेंडिंग है, लिख दो तो। ये मैंने आपको बताया था ना, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम समझा था, तभी हमने कैलकुलेट किया था। ओके, यू कैन नोट डाउन अगर पेंडिंग है तो।
चलो, इज इट डन? फिर यहां पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 जिसमें हमने किया इनकम एग्जैक्टली 950। चलो अभी यहां पे मुझे मिस्टर ए बी 865 रेसिडेंट इन इंडिया, ओके। और अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं समझो, हर बार ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों की इनकम सेम ही है, क्योंकि एज आई सेड अगर आप डिफॉल्ट करोगे 115 बीएससी तो उसमें आपको काफी सारे कंसेशन डिडक्शंस जो है वो फर्गो करने पड़ेंगे। तो इनकम एज पर 115 बीएससी वो है 14 लाख, एंड इनकम इफ ऑप्टेड आउट वो होगी ₹1250। चलो तो अभी मुझे ये कैलकुलेशन करके बताओ क्या हो। गो अहेड एंड कैलकुलेट द सेम। चलो, इज इट डन? कितना आ रहा है 115 बीएससी में? देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है फिर से समझा देता हूं। यहां पे 115 बीएससी, तो यहां पे हमने देखा था 115 बीएससी में आपका टैक्स रेट क्या है समझ लो। 115 बीएससी में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं रहेगा। 3 to 6 5%, 6 to 9 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 तो अभी आपका 15 नहीं है 14 है। कितना? तो 14 तक कैलकुलेट करो, सिंपल। ओके, तो यहां पे क्या होगा? अप टू 3 नील। फिर ओवर 3 लाख अप टू 6 5%। ओके, तो ये 15,000 ओवर 6 to 9 10%, 30,000 ओवर 9 to 12। अभी हम 115 बीएससी कर रहे हैं तो 14 लाख इनकम है, 15% 45। और अभी हमें
ओवर 12 से लेके 15 तक नहीं जाना है, क्योंकि हमारी इनकम सिर्फ 14 है, ठीक है। तो 2 लाख पे 20%, तो आपका टैक्स क्या होगा यहाँ पे 1,30,000। और अगर नॉर्मल है तो यहाँ पे आप देखोगे सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट इन इंडिया, तो टैक्स रेट लगेगा 3 लाख टू 5 लाख, डोंट कंसिडर 250। ओके, तो यहां पे अगर आपने ऑप्टेड आउट किया है तो अप टू 3 नील। अभी ये रेट भी आपको पता होने चाहिए, 3 to 5, 5%, 10,000, 5 to मतलब ओवर 5 to 10, 20%, 1 लाख, एंड मोर देन 10, 2 लाख पे 30%, 60। तो यहां पे आएगा टोटल, सॉरी 1250 है, सॉरी हाँ आई थॉट 1250। तो यहाँ पे 250 पे 30%, 75। तो ये टोटल होगा 185। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इतना क्लियर? इसमें कोई डाउट? ये समझ में आ रहा है? और ऑप्शनल में क्या होगा 250, 252, 5, 5 to 10, 30%, मोर देन 10, 30%, बराबर। सीनियर सिटीजन में 3, 80 और मोर में 5। रेट सब क्लियर होने चाहिए आपको। नाउ merging this with the special rate, illustration number 4. SSC opted out or shift out from 115 BSc. ओके, तो ऑप्शनल, रेगुलर, और उसकी इनकम क्या है?
टोटल इनकम कितनी है? टोटल कर दो चलो इसका। सॉरी 16,10,000, 10,50,000। अभी सही से करो, क्या कर रहे हो सब? 10 कैसे होगा? ये 2 लाख है, ये 3 लाख है, 560, सबको टोटल करना है। तो 560 तो करना पड़ेगा ना, सारी की सारी इनकम। 16 लाख तो इसको 16,10,000। इज इट क्लियर? अभी देखिए हमें क्या करना है, शिफ्ट आउट। मतलब ये अभी 115 बीएससी के बारे में तो सोचने वाला नहीं है, ठीक है। नॉर्मल एज मान लो लेस देन 60 है, 250, 250, 25, 5 to 10 एटसेट्रा। ओके, तो आपको ये टोटल इनकम में से बाइफरकेट करना पड़ेगा, स्पेशल रेट वाली इनकम कौन सी है, नॉर्मल कौन सी। ओके, तो यहां पे हम नोट डाउन करते जाते हैं। ये है नॉर्मल, बराबर। यहां पे होगा 20%, यहां पे होगा 10%, बट यहां पे एक्सीडिंग 1 लाख। एसटीसीजी रेगुलर स्लैब रेट, यहां पे भी नॉर्मल की जगह स्लैब लिख देते हैं, स्लैब रेट। और एसटीसीजी 111A 15%, विनिंग 30%, डिविडेंड, डिविडेंड कहां पे होगी? स्पेशल रेट में है कहीं पे? नहीं, तो नॉर्मल स्लैब रेट। जितनी इनकम स्पेशल रेट में है सिर्फ वही स्पेशल रेट पे जाएगी, बाकी सारी इनकम कहां पे आएगी? स्लैब रेट। इज दिस क्लियर? तो ये 1610 को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले टैक्स ऑन स्लैब रेट इनकम हम कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे बाइफरकेट करेंगे? देखो, टैक्स ऑन स्लैब रेट इनकम, तो यहां पे मुझे बता दो स्लैब रेट इनकम कौन कौन सी? एक 560, एक 150 और एक 50। टोटल दे दो तीनों इनकम का। 560 प्लस 150 प्लस 50 कितनी है? हाँ, तो टैक्स ऑन ₹760। चलो काउंट करो, दैट विल बी एज पर स्लैब रेट, क्योंकि हमने क्या है, शिफ्ट आउट फ्रॉम 115 बीएससी, एज लेस देन 60। ओके, तो 250 नील। टू 5 5%, 12,000, 5%, एंड 5 से लेके अभी हमारी इनकम 760 है, बस तो वहीं पे स्टॉप। 20% कितना होगा? सॉरी 50, टोटल होगा 64,500। ये टैक्स है स्लैब रेट वाली इनकम पे। इज दिस क्लियर? अभी हम करते हैं टैक्स ऑन फ्लैट रेट या स्पेशल रेट। तो स्पेशल रेट कौन कौन सी है? एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, सेक्शन 112। इस पे क्या होगा? 3 लाख एंड फ्लैट 20%। 3 लाख जिस पे फ्लैट क्या होगा? 20।
20%, 60,000. सेम वे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A, यहां पे माइंड वेल क्या 250 दिया है, बट टैक्स किस पे लगेगा 150 के। क्यों भाई? क्योंकि ये 10% लगेगा इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख। ये किस पे लगेगा 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। 1 लाख से जितना ज्यादा हुआ सिर्फ उसी पे टैक्स लगेगा 10%, दैट इज 15,000। नेक्स्ट एसटीसीजी रेगुलर तो हो गया। एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, सेक्शन 111A। अभी तो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेथड। आपको ये मेथड समझ में आनी चाहिए, बाकी ये सारे प्रोविजन आगे आएंगे। तो इसकी इनकम है 1 लाख, उस पे 15%। फिर विनिंग फ्रॉम लॉटरीज सेक्शन 115BB, $2 lakh flat 30%, 60. Now give me the total tax. Including this 2,14,000. अभी हमने एजुकेशन से रिबेट, मार्जिनल रेट ये कुछ नहीं किया है, सिर्फ अभी टैक्स कर रहे हैं, टैक्स ओनली। टोटल नहीं लगे, सिर्फ टैक्स। चलो इतना क्लियर है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 विथ स्पेशल रेट इनकम। क्लियर है? Shall we go ahead? Illustration number 5. अब देखिए यहां पे मैंने आपको सब सेपरेट करके दे दिया था, अभी मैं चाहता हूं सेपरेट आप करो, इसलिए मैं टोटल दे रहा हूं। यहां पे तो मैंने क्या अलग अलग करके दिया हुआ था, ओके। अभी आपको सेपरेट करना, ठीक है। मिस्टर डी, एज 55, जिसकी ग्रोस टोटल इनकम है ₹22 लाख।
which is consisting of long term capital gain 112 rupees 250, long term capital gain 112A rupees 120, short term capital gain 11A 111A rupees 390, net winning from online game rupees 5 lakh, that's it. Go ahead. 115 BAC. कैसे करोगे? 22 लाख में ये सब स्पेशल है, तो फिर रिमेनिंग क्या होगी? नॉर्मल 115 BAC का जो स्लैब रेट है वो लगेगा। गो अहेड, चलो कैलकुलेट। ओके चलो हो गया। पहले मुझे बताओ स्लैब रेट वाली इनकम कितनी है? ये तो स्पेशल है। इसके अलावा जो भी इनकम होगी 22 में वो ये सभी माइनस किया ना, कितना 9 लाख, मतलब यहाँ पे 112 में 120 माइनस किया ना, 1 लाख माइनस नहीं किया ना, मतलब 20 माइनस नहीं किया ना। हाँ तो बराबर। चलो तो अभी हमें क्या करना होगा? टैक्स एट स्लैब रेट, तो 115 BAC का स्लैब रेट लगाएंगे यहाँ पे। कैलकुलेट किया हुआ आपने, बता दो कितना होगा? ऑन रुपीज 940
टैक्स होगा 51 पूरा। एवरीबडी गेटिंग दिस? और स्पेशल रेट इसमें क्या किया आपने 20, यहां पे -1 लाख करके 10, मतलब यहां पे 20 पे आएगा ना सिर्फ, फिर यहां पे 15 और यहां पे 30। हाँ कितना? LTCG 112 250 पे 20%, सो इट्स 50 बराबर है। LTCG 112A यहाँ पे सिर्फ 20 पे आएगा और वो भी 10%। STCG 111A 390 पे 15%, 58 फाइन। और ऑनलाइन विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम तो 5 लाख पे 30%। टोटल टैक्स 2 लाख, 3 लाख, इज दिस क्लियर? कोई डाउट है? ओके तो ये थे आपके नॉर्मल रेट और स्पेशल रेट, स्लैब रेट और स्पेशल रेट। और अभी कंपनी में अलग से मैं नहीं करवा रहा हूं, कंपनी में तो क्या होगा फ्लैट 25, तो जो भी इनकम है उसका 25। पार्टनरशिप में जो भी इनकम है, LLP में जो भी इनकम उसका फ्लैट 30, सिंपल। ओके नेक्स्ट टॉपिक सरचार्ज। बिफोर वी चार्ज स्टार्ट विथ सरचार्ज। ओके तो आगे एक थियरी हमने पेंडिंग रखी थी वो कर लेते हैं, सरचार्ज विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। हाँ कंसेप्ट ऑफ, अब देखिए हमने एक डेफिनेशन देखी थी 224 इनकम, जिसमें हमने बोला सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे। ओके एवरीथिंग विल बी कवर्ड। कुछ एग्जांपल भी दिए थे और ये डेफिनेशन इंक्लूसिव थी, तो अगर आपकी इनकम है तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स में हम डिफरेंस कर रहे हैं, या कैजुअल रिसिट्स में हम डिफरेंस कर रहे हैं। मतलब जो रिसिट्स हैं आगे जाके आप इनकम में जो कंसिडर करने वाले हो, कैजुअल रिसिट क्या है, रेवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या है, नेट क्या है, ग्रोस क्या है, वो सारे कंसेप्ट यहां पे कर लेते हैं। इनकम इन जनरल मीन्स पीरियडिक मॉनिटरी रिटर्न विच अक्रू और एक्सपेक्टेड टू अक्रू रेगुलरली फॉर डेफिनेट सोर्सेस। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी, तो रेगुलर मंथ टू मंथ बेसिस पे आपको रेंट मिलता रहेगा, तो दैट इज इन रेवेन्यू इन नेचर। However, under income tax, even casual receipts which do not occur regularly, casual, regular, उसको भी हम टैक्स करते हैं। कैजुअल इनकम मतलब क्या? कैजुअल मतलब जो रेगुलर नहीं होगी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ओके, क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम्स, और ये सब कैजुअल इनकम को स्पेशल रेट पे लिया हुआ है। समझ में आ रहा है? उस कैजुअल है इसीलिए तो उसको स्पेशल रेट कंसीडर कर रहे हैं। तो ये समझ में आया? चाहे आपकी इनकम रेगुलर हो, रेवेन्यू हो, चाहे कैजुअल हो, कैजुअल, इट विल बी टैक्स्ड ओवर हियर, और जिसका हमने अभी कैलकुलेशन रिसेंटली किया। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिसीट वर्सेस कैपिटल रिसीट्स। इनकम नॉर्मली हम रेवेन्यू रिसीट को बोलेंगे, कैपिटल को नहीं, क्योंकि कैपिटल रिसीट्स आर जनरली नॉट इंक्लूडेड विद इन द स्कोप ऑफ जनरल पैरेलेंस, बट इनकम टैक्स ने स्पेसिफिकली gain on capital, like gain on capital asset like land, jewelry etc. स्पेसिफिकली इंक्लूड किया हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जनरली जब हम इनकम की बात करेंगे, रेवेन्यू बात करेंगे, अगर कैपिटल है तो उसको स्पेसिफिकली टैक्स करना पड़ेगा।
तो इसका सेपरेट हेड आता है कैपिटल गेन, जो अभी मैंने आपको समझाया, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, ऑल दिस थिंग्स। तो यहां पे क्या होगा, कैपिटल गेन्स विल बी टैक्सेबल ओवर हियर। नेट रिसिट, ग्रोस रिसिट। इनकम मीन्स नेट रिसिट एंड नॉट ग्रोस रिसिट्स। नेट रिसिट्स अराइव एट आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंडिचर। अभी जो टैक्स करेंगे ना, टैक्स इज ऑन नेट रिसिट्स। आपके जो भी एक्सपेंस है वो तो माइनस करोगे ना, बट ये एक्सपेंस या डिडक्शन तभी माइनस करोगे अगर वो स्पेसिफिक प्रोविजन में अलावेबल है। ओके, तो यहां पे क्या होगा, हम जो इनकम कैलकुलेट करते हैं वो किस पे करते हैं, आफ्टर ऑल डिडक्शन, टोटल इनकम पे। हेडवाइज डिडक्शन थे, क्लेम कर लिए। हेडवाइज एक्सपेंडिचर थे, क्लेम कर लिए। टोटल किया, ग्रोस टोटल किया। 80C to 80U के डिडक्शन, जनरल डिडक्शन थे, वो माइनस कर दिए। उसके बाद जो नेट इनकम आती है, टैक्सेबल इनकम आती है, उस पे हम टैक्स लगाएंगे। बट कई बार हम क्या करेंगे, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पे जा रहे हो तो वहां पे हम ग्रोस पे लगाएंगे, ग्रोस रिसिट। मतलब वहां पे क्या होगा, मान लीजिए आप 44AD पे जा रहे हो, अभी वो क्या है वो आगे पीजीबी में देखेंगे। आपको कोई बुक्स बनानी नहीं है, अभी रिटेलर होते हैं उसको ऑप्शन मिलता है कि आपको क्या, ये इनकम एक्सपेंस बुक्स बनाना। मान लीजिए डिपार्टमेंटल स्टोर है छोटा सा, ओके, तो बोलेंगे आपका टर्नओवर सही होना चाहिए, बस अभी टर्नओवर पता है, उसका सीधा 8% आपकी इनकम हो जाएगी और उस पर टैक्स लग जाएगा। तो ऐसे भी होता है, आगे देखेंगे। इनकम ऑन ड्यू बेसिस, रिसिट बेसिस। अब इनकम टैक्सेबल कैसे करेंगे, अकाउंट में पता है दो कंसेप्ट आते हैं, एक ड्यू और यू कैन से अक्रूवल सिस्टम, और एक कैश बेसिस। डिफरेंस क्या है बोल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एडवांस अकाउंट, चैप्टर नंबर 2, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस, उसमें हमने इसका प्रैक्टिकल भी किया था। कैश सिस्टम कैसे रिकॉर्ड करोगे, अक्रूवल सिस्टम कैसे रिकॉर्ड करोगे, प्रैक्टिकल सम किया था। डिफरेंस क्या है, सिंपल है। अकाउंट में तो आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। अक्रूवल मतलब क्या, पीरियडिसिटी कंसेप्ट, इस पीरियड की इनकम इस पीरियड में आएगी, इस पीरियड का एक्सपेंस इस पीरियड में आएगा। एक्सपेंस हुए बट आपने पे नहीं किए, आउटस्टैंडिंग करके आप प्रोवाइड कर दो। मतलब यहां पे रिसिट हुआ नहीं हुआ मैटर नहीं करता है, करंट ईयर की इनकम करंट ईयर में आएगी। अभी अकाउंट में तो आप कुछ भी बना सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से, मतलब मैं रिसिट बेसिस फॉलो करूंगा, मैं कैश बेसिस फॉलो करूंगा, या ड्यू बेसिस फॉलो करूंगा, अक्रूवल सिस्टम या मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करूंगा, नो प्रॉब्लम। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स ने हेड वाइज उन्होंने बता दिया है कि कौन सी मेथड से हम रेवेन्यू टैक्स करेंगे। तो बोले दो हेड ऐसे हैं पीजीबीपी, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें आप जो मेथड फॉलो करोगे उस मेथड के हिसाब से जो भी इनकम आएगी उस पर टैक्स लेंगे। मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हो और आप फॉलो कर रहे हो मर्केंटाइल सिस्टम, तो आपको अपना ट्रेडिंग पैनल बनाना है मर्केंटाइल के सिस्टम के हिसाब से, और आपका जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट पे हम प्लस माइनस जो भी डिसअलाउएबल अलाउएबल है वो कर देंगे और उसके बेसिस पे हम टैक्स चार्ज करेंगे। और अगर आप रिसिप्ट बेसिस फॉलो करते हैं तो रिसिप्ट बेसिस पे जो आपका प्रॉफिट आएगा उसके हिसाब से हम टैक्स चार्ज करेंगे। बट अगर हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरी है, कैपिटल गेन है, इसमें हम ये मेथड इंपॉर्टेंस नहीं है। ये मेथड इंपॉर्टेंस सिर्फ किसमें है, पीजीबीपी एंड अदर सोर्सेस। बाकी के तीन हेड में लिखा है कैसे टैक्स करेंगे, आपकी मेथड रिलेवेंट नहीं है। आप भले ही अक्रूवल फॉलो करेंगे। सैलरी में क्या बोल रहे हैं, सेक्शन 15, इट विल बी टैक्सेबल एट ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। जो भी पहले मिला टैक्स कर देंगे। आप बोला रिसीव नहीं हुआ, ड्यू हो गया, टैक्स कर दो। आप बोलोगे एडवांस में सैलरी मिल गई, ड्यू नहीं हुई, टैक्स कर दो। विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे टैक्स हो जाएगा। तो आपकी मेथड रिलेवेंट नहीं है। तो ऐसे तीन हेड है जिसमें मेथड रिलेवेंट नहीं है, वो आगे देखेंगे। एक और कंसेप्ट यहां पे है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्सन ऑफ इनकम।
हाउ आई एम गोइंग टू टैक्स माई इनकम। मान लीजिए मैंने पर्टिकुलरली कोई ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया जिसकी फीस से फॉर एग्जांपल 150 है। ओके, अभी ये मेरी इनकम हो गई। इसमें से आप कोई भी खर्च करोगे, मान लीजिए आपने क्या अच्छा सा ऑडिट मिल गया, चलो भगवान के चरणों में थोड़ा अर्पण कर देते हैं, 10,000 डोनेशन दे दिया। ओके, तो अभी आप क्या बोलोगे कि मेरी इनकम 140 हुई है। ऐसा नहीं होगा, आपकी इनकम तो 150 है ना, कैसे 140 हो गई? फिर ऐसे करते करते तो आप सारा खर्च कर दोगे, वाइफ को देना पड़ेगा, किड्स के लिए ले गए, ये हो गया वो हो गया, तो फिर तो जीरो हो जाएगा, टैक्स कभी आएगा ही नहीं। बोले ऐसा नहीं है, आप जो इनकम को अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, वो अनलेस अनटिल आप माइनस नहीं कर सकते जब तक वो स्पेसिफिक डिडक्शन या स्पेसिफिक एग्जामिशन में या स्पेसिफिक एक्सपेंस अलाउ नहीं कर देते। तो अभी आपको इनकम कितनी काउंट करनी है? 150। उसमें से अगर आप कुछ भी अप्लाई कर रहे हो तो वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, ना कि डाइवर्जन ऑफ इनकम। तो डाइवर्जन ऑफ इनकम है क्या? अभी देखिए ये डोनेशन का एग्जांपल दो दिया मैंने। मान लीजिए ये ऑडिट है, 150 है, उसमें से मैं मेरे फ्रेंड को बोलता हूं कि भाई ऑडिट 2 कर ले, मैं साइन कर लूंगा, मेरे पास वर्क नहीं है, मतलब टाइम नहीं है, ठीक है। तो वो टीम लेके जा रहा है, उसको मैं बोल रहा हूं आपको 50,000 दे देंगे, या एम्प्लॉइज जो भी रखा हुआ है 50,000। तो यहां पे 50,000 आपने क्या किया? अप्लाई किया, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। समझ में आ रहा है? तो डाइवर्जन क्या है? डाइवर्जन मतलब ये जो इनकम मिल रही है उसका आपके पास टाइटल ही नहीं है, नो टाइटल यू हैव इट, मतलब यू डू नॉट हैव एनी टाइटल टू द, मतलब आपने डाइवर्ट किया है फ्रॉम सोर्स इटसेल्फ। मान लीजिए आप दोनों मिलने गए और आपने क्या बोला, 2:1 रेशियो है पार्टनरशिप में हमारा। ओके, मेरी फी 1 लाख, आपकी फी 50,000, और हम दोनों साथ में मिलकर ज्वाइंट ऑडिट करेंगे, बराबर है। बट जो क्लाइंट है वो मुझे जानता है, उन्हें क्या बोला कि एक काम करो 150 ले लो, आपके पार्टनर को 50 दे देना। तो यहां पे ये जो मुझे 150 मिले उसमें से मेरे कितने हैं? सिर्फ 1 लाख। 50 तो क्या किया है? पार्टनर को। डाइवर्जन फ्रॉम टाइटल इटसेल्फ। कई बार आप एडवर्टाइजमेंट में देखते होंगे कि ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 32 है, बट इसमें से 2 रुपीज जो है, 2 रुपीज वो सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन को एज अ डोनेशन जाएंगे, हम रखने वाले नहीं है। तो पहले ही आपको बता दिया प्रोडक्ट में कि 32 प्राइस है, उसमें 2 हमारा नहीं है। 2 रुपीज जो जाएगा वो सीधे सीधे सो एंड सो इंस्टीट्यूशन को जाएगा। तो ये 2 रुपीज क्या है? डाइवर्जन फ्रॉम सोर्स इटसेल्फ बाय ओवरराइडिंग टाइटल, मतलब 2 रुपीज में आपका टाइटल है ही नहीं, तो आपकी इनकम कितनी होगी? 30। इन शॉर्ट, डाइवर्जन ऑफ इनकम इज नॉट योर इनकम एट ऑल, वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन ऑफ इनकम इन डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन विच इज ग्रेटिट्यूस और सेल्फ इंपोज आफ्टर सच इनकम रिचेज एसएससी। अभी देखिए, एक बार आपकी इनकम मिल गई, उसके बाद क्या खर्च करना है वो आपके ऊपर है। तो वो सब क्या है? इनकम अक्रू होने के बाद, मिलने के बाद, ड्यू होने के बाद, कोई भी ऑब्लिगेशन, घर के लिए, बिजनेस के लिए, डोनेशन के लिए, कुछ भी करते हो, वो सब क्या है? एप्लीकेशन। तो माइनस नहीं होगी अनलेस अनटिल स्पेसिफिक, मान लो डोनेशन है तो एटीजी में दिया है तो माइनस करोगे, उसकी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। Whereby virtue of obligation by overriding title income is diverted before it reaches SSC is called diversion of income। मतलब वो इनकम मेरी है ही नहीं, मैंने क्या किया? बाय ओवरराइडिंग टाइटल, मतलब उसका टाइटल मेरे पास है ही नहीं, वो मैं सिर्फ ले रहा हूं और पोस्टपोन कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं, मतलब किसी और को शिफ्ट कर रहा हूं। इन केस ऑफ फॉर्मर इनकम विड बी टैक्सेबल इन द एंड ऑफ पर्सन हु अप्लाइज इट, बट डाइवर्जन है, वो मुझे मिल तो रही है बट मुझे टैक्सेबल होगी नहीं। इज इट क्लियर? मान लीजिए फादर ने
विल में लिखा हुआ है कि ये जो घर है उसमें जो सन है उसका राइट तो है, बट साथ में उसकी मदर का राइट भी है। तो घर जब सेल करोगे तो 60% सन को मिलेगा और 40% मदर को मिलेगा। मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब अगर सन ये प्रॉपर्टी बेचता है और मान लीजिए 50 लाख प्रॉपर्टी के मिले, तो 50 लाख में उसका कितना है? सिर्फ 60%, 30 लाख। 20 लाख किसका है? मदर का। तो 30 लाख सन को टैक्सेबल होगा, 20 लाख मदर को टैक्सेबल होगा, डिवाइड हो जाएगा। और उसकी कॉस्ट भी ऐसे 3:2 प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ रहा है? डाइवर्जन, डाइवर्जन जिसकी इनकम है उसको टैक्सेबल होगा, जिसको मिल रहा है उसको टैक्सेबल होगा नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ रिसीव कर रहा है, फिर बाद में उसको देना ही पड़ेगा। रिसीट को बाइफरकेट करते हैं कैपिटल रिसीट्स वर्सेस रेवेन्यू रिसीट्स में। एक्ट कंटेम्पलेट लेवी ऑन इनकम एंड नॉट ऑन कैपिटल। ऑब्वियसली कैपिटल पे कैसे टैक्स लगेगा? टैक्स सिर्फ किस पे लगेगा? इनकम पे। तो हमें यहां पे डिवाइड करना होगा कि कोई भी रेवेन्यू है वो कैपिटल है कि रेवेन्यू रिसीट्स है, ठीक है। तो अगर कैपिटल रिसीट जनरली रिलेटेड टू फिक्स कैपिटल। मान लीजिए आपने कोई एसेट सेल की है तो वो जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी? कैपिटल रिसीट्स। जबकि रेवेन्यू रिसीट जो है वो सर्कुलेटिंग कैपिटल से मिल रही है। स्टॉक सेल किया, डेटर से पैसे मिले, हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी। पेमेंट टुवर्ड कंपेंसेशन फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ प्रॉफिट अर्निंग सोर्स। मान लीजिए आपका पूरा सोर्स चला गया और वो सोर्स के बदले आपको कोई गेन मिलता है, वो कैपिटल रिसीट्स है। मतलब आपने जॉब टर्मिनेट कर दी और रिटायरमेंट बेनिफिट मिला, ओके, तो वो कैपिटल है। बट पेमेंट रिसीट फॉर कंपेंसेशन ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग, बट मान लीजिए कोई एक आपको प्रॉफिट के बदले में, मतलब कोई लॉस के बदले में रेवेन्यू मिला, कुछ लॉस हुआ, उसके सामने इंश्योरेंस रिसीव मिल गई। रिसीट इन ल्यू ऑफ कैपिटल रिसीट, कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज अ कैपिटल रिसीट, जबकि रिसीट इन ल्यू ऑफ इनकम इज ए रेवेन्यू रिसीट्स। इफ शेयर्स आर एक्वायर्ड एज इन्वेस्टर, अब देखिए अगर आप शेयर सिक्योरिटी एज एन इन्वेस्टर होल्ड करते हो और उससे आप कुछ भी सेल करते हो तो वो आपकी क्या हो गई? कैपिटल। बट मान लीजिए अगर आपका बिजनेस ही, अब ये शेयर में नहीं, ये सभी में लागू होगा। मान लीजिए मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, ओके, तो मेरे लिए फर्नीचर सेल करना रेवेन्यू, और फर्नीचर का बिजनेस नहीं है, फर्नीचर सेल करना कैपिटल। ज्वेलरी सेल करना रेवेन्यू, अगर ज्वेलर नहीं है ज्वेलरी सेल करना कैपिटल। सिंपल, दैट इज कॉमन इन ईच एंड एवरी बिजनेस। प्रॉफिट फ्रॉम कैपिटल रिसीट्स चार्जेबल एट स्पेसिफिकली कैपिटल गेन सेक्शन 45। रेवेन्यू रिसीट्स जो है अगर बिजनेस है तो 28, बाकी सारे हेड में अलग अलग सेक्शंस है। कैपिटल रिसीट नॉर्मली एग्जाम्प्ट होती है अनलेस स्पेसिफिकली गिवन इन द एक्ट दैट दे आर टैक्सेबल। तो कैपिटल रिसीट के लिए आपको स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा कि टैक्स लगेगा, जबकि रेवेन्यू रिसीट्स के लिए आपको स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्पशन होगा, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस सेक्शन 10 के लिस्ट में दिया इतनी इतनी इनकम जो है उस पे एग्जेम्पशन है। गिफ्ट नॉर्मली कंसिडर्ड कैपिटल रिसीट इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट, हाउएवर गिफ्ट को हमने अदर सोर्सेज में सेक्शन 56(2)(10) में टैक्स किया हुआ है, और वो कैसे टैक्सेबल होगा वो अदर सोर्स में देखेंगे। गिफ्ट, चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम सरचार्ज और उसका टॉपिक करेंगे, ठीक है।